Hello students, in this session we will discuss about mass energy equivalence. So what is mass energy equivalence? Einstein made an incredibly discovery that energy can be transformed into mass and mass can be transformed into energy. तो आइंस्टीन ने क्या बताया था कि जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्टिबल हो सकता है. One can be obtained at the cost of other. The mass energy equivalence relation as put forth by Einstein, E equal to mc square. The Einstein energy equivalence relation as put forth by E equal to mc square. तो आइंस्टीन ने ये बताया था. अब इसमें E क्या होता है, ये एनर्जी है. M क्या होता है, जो मास गायब हुआ था. और C क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम. तो ये बहुत इजी रिलेशनशिप आइंस्टीन ने बताया था. और असल में होता क्या है, ये न्यूक्लियर एनर्जी में होता है. जब न्यूक्लियर एनर्जी में जब हैवी न्यूक्लियाई का जब हम फ्यूजन करते हैं तो फ्यूजन करने के बाद दो छोटे न्यूक्लियाई बनते हैं. और ये जो न्यूक्लियाई बनते हैं इसमें क्या होता है, इसका मास और इसका मास. तो जो पहले हमारा रिएक्टेंट, जो हमारा ये मेन न्यूक्लियाई था, पेरेंट न्यूक्लियाई का जो मास था वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है. और डॉटर न्यूक्लियाई, ये जो डॉटर जो छोटे छोटे रिएक्टेंट्स हैं, जो डॉटर न्यूक्लियाई है, इसका मास क्या रहता है, कम हो जाता है. इसका मास ज़्यादा रहता है और इसका मास क्या हो जाता है, कम हो जाता है. तो जितना मास कम हुआ वो क्या हो जाएगा, वो एनर्जी रहेगा. तो जितना मास कम हो जाएगा वो हमारा एनर्जी रहेगा. सो द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. If we account for all forms of energy, the total energy of isolated system does not change. ठीक है, अगर सभी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ तो टोटल एनर्जी किसी सिस्टम में चेंज नहीं होगा. सिर्फ वो एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा. द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी प्रूव्ड एज सच. However, no violation of this principle has ever been observed. तो हम इसके बात करते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. अब किसी ऑब्जेक्ट को अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं फोर्स दे रहा हूँ, सपोज ये कोई सा ऑब्जेक्ट है, मैं इसे पहले 1 न्यूटन दे रहा हूँ, लेकिन 1 न्यूटन क्या है, कांस्टेंट नहीं है. अब इसे मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, 1 न्यूटन से 2 न्यूटन, 2 न्यूटन से 3 न्यूटन, 3 न्यूटन से 4 न्यूटन. ऐसा मैं क्या कर दिया, इसको बढ़ाते जा रहा हूँ. तो बढ़ाते जाने के बाद क्या होगा, ये अगर मैं एक डायग्राम बनाऊंगा तो ये अगर एक्स एक्सिस है, ये अगर वाई एक्सिस है, तो अगर मैं इन दोनों के बीच जब फोर्स क्या होगा, वेरिएबल फोर्स होगा, तो इसका डायग्राम कैसे रहेगा, ऐसा रहेगा इसका डायग्राम. ठीक है. अब अगर मुझे टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. अब इंटीग्रेशन कैसे करना पड़ेगा, सपोज मैं सबसे पहले इसको फोर्स दिया, ये देखिए एक लाइन ऐसा बना दिया मैं. ये हमारा सपोज 10 न्यूटन वाला फोर्स है, ये वाला 11 न्यूटन वाला फोर्स है. ऐसी अगर मैं फोर्स बना दिया तो एक क्या बन जाएगा, एक सरफेस बन जाएगा. ठीक है. और इसे मैं इंटीग्रेट कर दूंगा कहाँ से कहाँ तक, ये पूरा जो हमारा ब्लैक वाला जो है, अगर मैं इसका अगर एरिया फाइंड आउट कर लूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वर्क डन. तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रल निकालना पड़ेगा. तो डब्ल्यू ए बी क्या हो जाएगा, एक्स से 2xb एफ एक्स टी एक्स.
So this is conservative and so this is work done by variable force. तो जब भी वर्क डन वेरिएबल फोर्स रहेगा मतलब फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा, तो फोर्स कैसे निकालेंगे? एरिया अंडर द ग्राफ फ्रॉम एक्स ए टू एक्स बी। ठीक है, अब कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ लेते हैं। देयर आर टू वेज इन विच वी कैन कैरेक्टराइज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ए फोर्स इज कंजर्वेटिव इफ the net work done against the force in moving a mass between 2 points depends only on the location of the 2 points and not on the path followed। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड होता है। वैसे ही कंजर्वेटिव फोर्सेस भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट में डिपेंड होंगे। इसका मतलब 2 - 1 अगर ये करेंगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा यही हमारा क्या होगा? कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स रहते हैं ये पूरा पाथ में डिपेंड होते हैं, जैसे कि डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमको पूरा पाथ क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में भी हमको पूरा का पूरा क्या लेना पड़ेगा? पाथ। दोज फोर्स विच डू नॉट सेटिस्फाई द अबव मेंशन्ड क्राइटेरिया, फ्रिक्शन फोर्स, अब इसका एग्जांपल याद रख लीजिए। फ्रिक्शन फोर्स एंड विस्कस फोर्स आर मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, अब कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी। For every conservative force there is a corresponding potential energy function. In each cases the potential energy expression depends only on position. For every conservative force Fx that depends on the position x, there is an associated potential energy Ux when conservative force does positive work. The potential energy of system decreases. Work done by conservative force is Fx dx equal to minus of del u और Fx equal to minus of del u by del x। तो अगर आपसे कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच रिलेशन पूछें तो क्या बताओगे? कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है Fx, ये किसके साथ रिलेशन बनाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के साथ, और इसका जो रिलेशन है ये होगा Fx इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स। विच इज इन द लिमिट बिकम्स Fx इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर? माइनस डी यू बाई डी एक्स। और अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर देता हूँ एक्स ए टू एक्स बी, तो यू बी माइनस यू ए क्या हो जाएगा? माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स ए टू बी डी एक्स। तो ये भी हमारा एक रिलेशन आ गया। अगर पूछेंगे कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच रिलेशन, तो आप ये वाला रिलेशन लिखेंगे। अब पढ़ते हैं डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, फोर्स ऑन द पार्टिकल। In uniform circular motion, acceleration is of magnitude v square upon r। ठीक है, जब भी कोई सा ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमेगा तो एक फोर्स आएगा अंदर की तरफ और एक्सीलरेशन भी आएगा अंदर की तरफ। ठीक है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कोई सा ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? टेंजेंट। ये इसका डायरेक्शन होगा। तो
जब भी कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स सेंटर में होगा, उसका फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर में। जैसे कोई हम स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को पत्थर को किसी स्ट्रिंग में बांधिए और उसको गोल गोल घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग गोल गोल घूमेगा और किसी पॉइंट में अगर उसका डायरेक्शन चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, वो टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट में अगर मुझे डायरेक्शन चाहिए तो वो टेंजेंट हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर ये कोई स्टोन है, इसे मैं टाइट कर देता हूँ स्ट्रिंग से। अब मैं इसे गोल गोल घुमाता हूँ, स्ट्रिंग को अगर गोल गोल घुमाता हूँ तो कैसे घूमेगा, ये स्ट्रिंग ऐसा गोल गोल घूमेगा और गोल गोल घूमेगा तो जो इसका फोर्स आएगा वो क्या होगा, अंदर की तरफ, और यही हमारा क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि कितना होता है, mv²/r। यही हमारा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस फोर्स एक्टिंग टुवर्ड सेंटर इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट एन एक्स्ट्रा फोर्स ऑन ए बॉडी, वॉट एवर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब वो सर्कुलर मोशन में क्यों आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के ही कारण। जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं रहेगा तो तब तक वो सर्कुलर मोशन में नहीं आएगा। अब इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। व्हेन अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, जब भी कोई सैटेलाइट अर्थ के अबाउट रिवॉल्व होता है, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ बिकम द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, जो प्लैनेट है रिवॉल्व करते हैं अबाउट सन के, तो उसमें क्या रहता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो वही ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब जब भी आपका सर्कुलर मोशन आएगा तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा ही आएगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड क्यों घूमता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रहता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रहेगा तो वही किसके इक्वल हो जाएगा, वही सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले केस में क्या था, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, दूसरे केस में क्या था हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। तो ये था डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब मेन स्टेप्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कुछ कुछ डेफिनेशन हमको याद रखना पड़ेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या रहता है, कोई सा ऑब्जेक्ट जब गोल घूमता है तो बीच में क्या आ जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाता है, और अगर इसका डायरेक्शन निकालना है किसी भी पॉइंट में तो वो हमारा क्या हो जाता है, टेंजेंट हो जाता है। तो जो फोर्स अलोंग रेडियल एक्सिस था वही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वही होता है mv²/r। लेकिन अब इसमें ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है तो ये वाला वेलोसिटी नहीं आएगा, इसमें एक अलग वेलोसिटी आएगा, कौन सा, ओमेगा। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा और ये v और ये ओमेगा के बीच रिलेशन क्या है, v=r ओमेगा। तो v² के जगह अगर मैं mr ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन r रख दूंगा तो m⍵²r हो जाएगा। तो जो वेलोसिटी जो सीधे स्ट्रेट लाइन में जाता है वो v बोलते हैं, और जो वेलोसिटी जो गोल गोल घूमता है उसका अगर वेलोसिटी अगर उसको डिफाइन करना है तो उसको ओमेगा बोलते हैं। यही w क्या है हमारा, एंगुलर वेलोसिटी, और ये v क्या है, ये लीनियर वेलोसिटी। दोनों में डिफरेंस है। v कब लिखेंगे, जब स्ट्रेट लाइन में जाएगा, और ओमेगा कब लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी कब लिखेंगे, जब ये कोई सा ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमेगा, सर्कुलर फॉर्म में घूमेगा। तो दोनों के बीच रिलेशन क्या है, v=r ओमेगा। ठीक है, तो ये रिलेशन अच्छे से याद कर लीजिएगा, v=r ओमेगा, ये वाला लीनियर वेलोसिटी, ये वाला एंगुलर वेलोसिटी।
तो आज इतना ही करते हैं, ज़्यादा में आप लोग का डाउट हो जाएगा। होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।